ओके क्लास, तो एमडीकेट केमिस्ट्री 2024 में आज हम एक और चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने अल्काइल हैलाइड्स डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, और अभी हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। और ये पीएमडीसी सिलेबस के अंदर अगर देखा जाए तो चैप्टर 16 कहलाता है। वैसे हमारे सेकेंडरी केमिस्ट्री के अंदर ये हमारा जो चैप्टर होता है चैप्टर 7 होता है, ठीक है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग, पीएमडीसी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 16 होता है, चूँकि 1 से सीक्वेंस से चलता जा रहा है। और इस चैप्टर का नाम हम सेकेंडरी के लिहाज से देखेंगे तो इसका नाम हमारे पास होता है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। लेकिन एमडीकेट के अंदर जो है ना वो ईथर का टॉपिक नहीं आता, वो अल्कोहल एंड फिनॉल बस ये चैप्टर होता है। ईथर हटा दिया जाता है पूरी तरह से। तो एक अलग अंदाज से उन्होंने सिलेबस को बनाया है, और जितना उन्होंने लिखा है उतनी तैयारी करनी पड़ती है हमें, उसके अलावा नहीं, ठीक है। और अल्कोहल्स को पढ़ना है, फिनॉल को पढ़ना है। अल्कोहल्स में ये हमारे पास टॉपिक्स हैं, इन चीज़ों को पढ़ना है, और फिनॉल में इन चीज़ों को पढ़ना है। अगर आप ये सब पढ़ लेते हैं तो आपका चैप्टर कवर अप हो जाता है, ठीक है। तो अल्कोहल एंड फिनॉल नाम है। पहले हम अल्कोहल को स्टार्ट करेंगे, इसके बाद जो है वो फिनॉल को स्टार्ट किया जाएगा। अल्कोहल क्या होता है, आप तमाम स्टूडेंट जानते हैं कि अगर अल्काइल रेडिकल के साथ OH ग्रुप अटैच हो जाए, सो दिस वन इज़ कॉल्ड अल्कोहल। अल्काइल रेडिकल के साथ, और ये जो ग्रुप हमारे पास है OH ग्रुप, इसी को अल्कोहलिक ग्रुप कहा जा सकता है, इसको हम हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कहते हैं। तो व्हेन एवर एन अल्काइल रेडिकल इज अटैच्ड टू अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप देन इट इज़ कॉल्ड अल्कोहल, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन होगी अल्कोहल की। अब आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल कितनी तरह के होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो देखो, मेजर अल्कोहल के हमारे पास जो है ना वो 3 टाइप्स हैं, ठीक है। तो अल्कोहल जो हमारे पास होते हैं, मेजर अल्कोहल 3 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास कहलाता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, एक हमारे पास कहलाता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल, और एक कहलाता हमारे पास है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स अटैच्ड, ठीक है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वो जिसमें एक OH ग्रुप अटैच हो, डाईहाइड्रिक जिसमें 2 OH ग्रुप्स हों, ट्राईहाइड्रिक जिसमें 3 OH ग्रुप्स हों। तो ये हमारे पास मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, इस तरह से 3 टाइप्स हम निकालते हैं। अक्सर जो अल्कोहल्स होते हैं वो मोनोहाइड्रिक ही होते हैं। अब डाईहाइड्रिक में अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें इसके अंदर, तो जैसे कि हमारे पास हो सकता है इथाइलिन ग्लाइकोल, जो हमारे पास एक डाईहाइड्रिक अल्कोहल होता है, इसमें 2 OH ग्रुप्स अटैच होते हैं। अगर आप देखो तो लाइक इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, 2 कार्बन होता है और दोनों कार्बन पे OH इस तरह से अटैच होता है। इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकोल। तो एक डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, एंटी फ्रीज के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो क्या आती है, ग्लिसरॉल, ये जिसको आप लोग ग्लिसरीन भी कहते हैं। ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन या ट्राईहाइड्रिक हमारे पास अल्कोहल होता है, 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, 3 कार्बन होते हैं और तीनों कार्बन पर क्या होता है, OH ग्रुप अटैच्ड होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। और मोनोहाइड्रिक जिसमें एक ही OH ग्रुप अटैच होगा, अब वो कोई भी हो सकता है, जैसे मिथानॉल। इसका सिंपलेस्ट मेंबर अगर हम निकाल लें तो सिंपलेस्ट मेंबर क्या हो सकता है इसका, मिथाइल अल्कोहल हो सकता है, मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल क्या होगा, जिसमें एक ही OH ग्रुप की अटैचमेंट होगी, सही है। अब फिर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की फर्दर क्लासिफिकेशन होती है 3 टाइप की। अब अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल अगर आपके पास है, अब इसको फर्दर हम लोग क्या करते हैं बेटा, 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर देते हैं। और वो 3 कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, एक हमारे पास हो सकता है प्राइमरी अल्कोहल, एक हो सकता है सेकेंडरी अल्कोहल, और एक क्या हो सकता है टर्शियरी अल्कोहल। तो ये इसके फर्दर 3 टाइप है, प्राइमरी अल्कोहल जिसको 1 डिग्री अल्कोहल कहा जाता है, सेकेंडरी जिसको 2 डिग्री, और टर्शियरी जिसको 3 डिग्री अल्कोहल कहा जाता है। अभी हर बच्चा जानता है, ये डिपेंड करेगा किस पर, के कितने नंबर ऑफ रेडिकल्स अटैच अल्फा कार्बन के साथ, ठीक है। अगर
एक रेडिकल अटैच हो विथ अल्फ़ा कार्बन, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी। अगर दो रेडिकल्स अटैच हों अल्फ़ा कार्बन के साथ, सो दिस विल बी सेकेंडरी। और अगर तीन रेडिकल अटैच हों अल्फ़ा कार्बन के साथ, दिस विल बी टर्शरी। ठीक है, अब इसको हम सिंपली किसी भी तरह से बना सकते हैं। अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर ये एक कार्बन लिया हमने, OH लगा हुआ है, अभी अल्फ़ा कार्बन के एक तरफ रेडिकल अटैच है, तो दिस इज़ एक्चुअली प्राइमरी या 1 डिग्री। अब अगर सेकंड स्ट्रक्चर लेते हैं, OH लेते हैं, कार्बन लेते हैं और दो तरफ रेडिकल अटैच कर लें, दिस विल बी सेकेंडरी। OH लेते हैं, कार्बन लेते हैं और अगर तीन तरफ रेडिकल अटैच कर लेते हैं, दिस विल बी टर्शरी। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन। तो ये हम इस तरह से, हम इसको इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें प्राइमरी के अंदर फिर एन आइसोनियो तीनों तरह का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ सकता है, जैसा हमने पढ़ा था पिछली क्लास में भी, वही पूरा रिपीट हो रहा है। अब अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं या अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं, तो उसको फर्दर हम 3 क्लासेस में ब्रेक कर सकते हैं, है ना भाई। किसमें भाई, एन में, आइसो में और नेओ में। एन क्या होगा, जब 4 कार्बन चेन के अंदर हो। अगर मैं 5 कार्बन ले लूँ और मैं इस तरह से उसको लिख दूँ, तो सारे कार्बन चेन के अंदर। आइसो में क्या होगा, एक कार्बन बाहर होगा सेकंड लास्ट कार्बन से, दिस इज CH3 CH, फिर ये CH3 आ गया, फिर ये CH2, फिर ये CH2, फिर ये OH, ये आइसो हो गया। और नेओ में क्या होगा, सेकंड लास्ट से 2 बाहर हो जाएगा, दिस विल बी नेओ। तो ये अलग अलग नाम हो गया, कॉमन नेम के लास्ट से बात करेंगे। दिस विल बी N पेंटाइल अल्कोहल, है ना भाई। सो दिस विल बी आइसो पेंटाइल अल्कोहल एंड दिस विल बी नेओ पेंटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर डिस्कशन की कि अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। समझा की बात सबको। नोमेनक्लेचर देखते हैं अल्कोहल की। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, तो ये भी आसान सी बात है, बहुत बेसिक बात है कि अल्कोहल की नेमिंग किस तरह से की जाती है। तो अल्कोहल होता है हमारे पास है ROH। तो अल्कोहल की नेमिंग जो है ना, वो 2 तरह से की जा सकती है। जाहिर सी बात है, एक हमारे पास कॉमन नेमिंग कहलाती है और एक क्या कहलाती है, IUPAC। कॉमन नेम में हम लोग इसका नाम किस तरह से लिखते हैं भाई, सिंपली जस्ट अल्काइल अल्कोहल, इस तरह से लिखा जाता है। और IUPAC में हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, अल्कानोल, इस तरह से नाम लिख देते हैं। ठीक है, सिंपली इस तरह से इसका नाम हमारे पास हो जाता है। अब लाइक अगर हमारे पास इस तरह से कंपाउंड है CH3OH, तो कॉमन में इसको हम लोग क्या बोल देंगे, दिस इज मिथाइल अल्कोहल। और IUPAC में इसको क्या बोल देंगे, मीथानॉल बोल देंगे। तो ये दोनों इसी का नाम है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर्स चलते रहते हैं इसके। ठीक है, अब अगर हम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएं, CH3 CH, उसके बाद फिर CH3 और ये OH, इस तरह से अगर मैं बना दूँ, अगर मुझे उसका IUPAC नेम लिखना हो तो IUPAC नेम इसका नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3। तो ये हमारा 2 प्रोपानॉल हो जाएगा या प्रोपन 2 हो जाएगा, है ना भाई। इस तरह से नाम इसका हमारे पास हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको कॉमन में लिखेंगे ना, तो कॉमन में तो जाहिर सी बात है 1 2 3 का सिस्टम तो होता नहीं है। फिर हम यहाँ देखेंगे कि अल्फ़ा कार्बन के 2 तरफ रेडिकल अटैच है, तो उसको हम कैसे, दिस इज सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, इस तरह से लिख देंगे ना, सेक प्रोपाइल अल्कोहल। या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। तो जब सेक और आइसो, ये सब का कॉन्सेप्ट हमारा कॉमन नेम में सिर्फ आ रहा होता है। ठीक है, वरना नॉर्मली इस तरह से नाम लिख रहे होते हैं। अगर स्ट्रेट चेन बन रही है तो इस तरह से कॉमन, इस तरह से IUPAC। और अगर चेन स्ट्रेट नहीं हो रही है तो फिर हम देख सकते हैं आइसो की चेन हो सकती है कॉमन के अंदर। लेकिन IUPAC में क्या करते हैं, 1 2 3 नंबरिंग करके हम OH ग्रुप की पोजीशन को बता देते हैं। समझ में आ गई बात। ये तो नोमेनक्लेचर की बात है। इसी तरह से अगर कोई रेडिकल या ब्रांच बीच में लगा हो, CH3 आ गया, CH आ गया, उसके बाद CH3 आ गया, उसके बाद CH2 आ गया, फिर OH आ गया,
अब देखो कॉमन में इसको जब हम बोलेंगे कॉमन में, तो कॉमन में तो इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, है ना भाई। आइसो जो सेकंड लास्ट से एक बाहर है, लेकिन जब IUPAC में बोलेंगे तो नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3, फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करेंगे। दिस विल बी 2 मिथाइल प्रोपानोल या 1 प्रोपानोल या प्रोपनमानोल, सही है। तो जब हम कॉमन करते हैं तो एन आइसो नेओ ये कॉन्सेप्ट्स यूज़ कर लेते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, वरना जस्ट नंबरिंग करते हैं IUPAC के अंदर। समझ में की बात नोमेनक्लेचर में, बस ये हो गया। अच्छा, अल्कोहल्स के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये भी आसान सी बात है। ROH होता है ना अल्कोहल, हम कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं, जैसे कि CH3OH ले लेते हैं अगर हम, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन हमारे पास जो है वो क्या है, सेंट्रल एटम है। तो सेंट्रल एटम हम देख सकते हैं कि हमारा जो है वो ऑक्सीजन है, और अगर वेस्पर मॉडल के लिहाज से बात की जाए तो उसके बीच बॉन्ड पेयर कितना है, उसके दोनों तरफ 2 बॉन्ड पेयर है, और लोन पेयर कितना है, 2 लोन पेयर। तो शेप इसका हमारे पास कैसा बनेगा, एंगुलर बनेगा या बेंट बनेगा या वी शेप बनेगा, बिल्कुल जैसे वाटर का होता है ना। और बॉन्ड एंगल क्या आ जाएगी इसकी, 104.5 डिग्रीज, ठीक है। और स्ट्रक्चर हम इसका बना सकते हैं, ये ऑक्सीजन ये रहा, एक तरफ इस तरह CH3 लगा दिया और एक तरफ हमने हाइड्रोजन लगा दिया, ये लोन पेयर आ गया। तो ये बॉन्ड एंगल आपका 104.5 डिग्रीज का हो गया, ठीक है। इसके साथ ही बाकी चीज़ें भी बता देता हूँ। तो ये तो आपको समझ में आ गया स्ट्रक्चर। इसके बाद रिएक्टिविटी भी देख लेते हैं, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की रिएक्टिविटी। अब अल्कोहल रिएक्शन जो है ना वो 2 तरह से करते हैं, ये आसान सी बात है। अब अल्कोहल देखो ROH है ना, अब ये ROH जो है ना वो किसी न्यूक्लियोफाइल से भी रिएक्शन कर सकता है NU- से, और यही ROH मतलब अल्कोहल आपका रिएक्शन कर सकता है किसी इलेक्ट्रोफाइल से। दोनों रिएक्टिविटी हमारे पास पॉसिबल है। अब जब यहाँ ये वाला बॉन्ड टूटता है ना तो ये माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। जब किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करना होता है अल्कोहल को तो वो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीवेज हो रहा होता है, टूट रहा होता है। और अगर कभी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करना होता है तो जब इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन होता है तो उस सूरत में क्या होता है कि अल्कोहल का जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है ना ये ब्रेक हो रहा होता है। अब ये प्लस हो गया, ये OR- हो गया, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर जाता है। तो अल्कोहल जो है ना वो दोनों तरफ से बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी टूट सकता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूट सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है कि इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो दोनों तरह से सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक भी न्यूक्लियोफिलिक भी, जो अल्कोहल्स होते हैं। अच्छा, दोनों की रिएक्टिविटी ऑर्डर भी, मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर भी चेंज होती है। मतलब न्यूक्लियोफाइल से जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है तो उसकी जो है वो हमारे पास एक अलग रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है, और अगर हमारे पास अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है तो उसकी हमारे पास एक अलग रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारे पास आती है। याद है इसी को रिएक्टिविटी ऑर्डर। अगर CO बॉन्ड टूटता है तो क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की, पता है किसी को? तो मतलब हाईएस्ट रिएक्टिविटी 3 डिग्री की होती है। यही कह रहा हूँ ना भाई, जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा तो CO, तो 3 डिग्री की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है 2 डिग्री की, और 2 डिग्री की ज़्यादा होती है 1 डिग्री से। लेकिन यही अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो 1 डिग्री की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री की ज़्यादा होती है 3 डिग्री से। मतलब ये डिपेंड करता है, मतलब अब ये जैसे टर्शरी है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड जब टूटता है तो टर्शरी मोस्ट एक्टिव होता है, और जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है तो प्राइमरी मोस्ट एक्टिव होता है। तो ये रिएक्शंस पर डिपेंड करता है कि किसकी रिएक्टिविटी कब ज़्यादा और कब कम होगी। जैसे कि जब हम यहाँ पर रिएक्शंस को देखें इसके अल्कोहल्स के, तो अब जब डायरेक्ट रिएक्शंस देख लेते हैं। अल्कोहल के रिएक्शंस की बात की जाए तो 2 रिएक्शन यहाँ पर हम देखते हैं इसके, जो को आपके PMDC सिलेबस में है, एक डिहाइड्रेशन और एक एसिडिफिकेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं डिहाइड्रेशन।
अब डिहाइड्रेशन हमने पढ़ा है कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हमारे पास रिमूवल ऑफ वाटर होती है, वाटर रिमूव होता है। अब डिहाइड्रेशन दो तरह से की जा सकती है, मतलब कि लो टेम्परेचर पे भी की जा सकती है, हाई टेम्परेचर पे भी की जा सकती है। ये 1 मोल पे भी की जा सकती है, 2 मोल पे भी की जा सकती है। अगर 1 मोल C2H5OH अगर आप लेते हैं और इसका रिएक्शन किसके साथ कराते हैं भाई, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ एट हाई टेम्परेचर। तमाम बच्चे जानते हैं हमारे पास क्या होता है, अल्कीन की फॉर्मेशन होती है, वाटर बनता है, तो C2H4 बनता है प्लस वाटर लिबरेट हो जाता है। अब यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आप देख सकते हैं कि ब्रेक हो रहा है, तो OH का बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहाँ से हमारा ब्रेक हो रहा है ना, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है, OH वाला बॉन्ड। इसलिए हम कह सकते हैं कि डिहाइड्रेशन जब होती है ना, तो 3 डिग्री की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है 2 डिग्री से, मतलब टर्शरी अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन आप ज़्यादा आराम से कर सकते हैं बनिस्बत प्राइमरी अल्कोहल्स के। क्यों, चूँकि टर्शरी 3 डिग्री है हमारा, और रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिहाज से जब OH और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा तो सूरत में 3 डिग्री की रिएक्टिविटी फास्टेस्ट होगी एज पर द रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, तो ये डिहाइड्रेशन आया था, पिछले साल आया था ना कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल कैन बी डिहाइड्रेटेड मोस्ट ईजली, क्या मतलब कौन सा जो अल्कोहल है वो सबसे ज़्यादा आराम से डिहाइड्रेट हो सकता है। उसमें प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल लिखा हुआ था, ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ था, तो उसका टर्शरी अल्कोहल आंसर हो जाएगा। क्यों, चूँकि वो सबसे ईजिली डिहाइड्रेशन कर सकता है। क्यों कर सकता है, बिकॉज OH बॉन्ड टूट रहा है, और जब OH बॉन्ड टूटता है तो सूरत में हमारे पास 3 डिग्री की या टर्शरी की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो इतना मुश्किल MCQs नहीं होता, आसान सी बात है। इसी तरह से हम जो है ना वो 2 मोल्स जब हम अल्कोहल लेते हैं 2 मोल्स लेंगे, और इसी तरह से डिहाइड्रेटिंग एजेंट में सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे हाई टेम्परेचर पे। अब क्या होगा, ये ईथर की फॉर्मेशन होगी, डाईइथाइल ईथर बनेगा प्लस वाटर लिबरेट हो जाएगा। तो डाईइथाइल ईथर कब बनता है, जब हमारे पास 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल जब हम लेते हैं। तो अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन से इथीन अल्कीन भी बन सकता है और ईथर भी बन सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल। समझ गए, तो ये डिहाइड्रेशन हो गया। दूसरी रिएक्शन जो हमें डिस्कस करना है उसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। और कौन सा रिएक्शन होता है एस्टरिफिकेशन, वो रिएक्शन जिसमें एस्टर बनता है। दोज रिएक्शन इन विच एस्टर आर मेड इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है, जिसमें कोई कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करता है किसके साथ, अल्कोहल के साथ, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और RCOR बनता है, साथ में वाटर लिबरेट होता है। ऐसे होता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, ये अल्कोहल हुआ बना, इससे हमारा ये एस्टर बना और वाटर बना। रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है हाई टेम्परेचर पे। ये रिएक्शन कहलाता है एस्टरिफिकेशन। अब आप इससे कुछ बना सकते हैं। सबसे इसकी जो आसान एग्जांपल होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या ले लेंगे, एसिटिक एसिड प्लस अल्कोहल में ले लेंगे इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल। तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 COO C2H5 प्लस वाटर। तो ये जो हमारे पास बन गया, इसको आयु कॉमन में कह देंगे दिस इज इथाइल एसीटेट या इथाइल इथेनॉइड। तो ये हमारे पास रिएक्शन कहलाती है एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से रिएक्शन करके एस्टर और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद फिनॉल की बात डिस्कस करते हैं। फिनॉल जिसको हम लोग जो है वो कॉमन नेम में हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है इसी को। बेंजीन रिंग हो और बेंजीन रिंग के साथ अगर क्या अटैच हो जाए, OH, तो यही हमारे पास कहलाता है फिनॉल। इसी के बारे में पढ़ना है ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम इसकी देखेंगे, इसकी नोमेनक्लेचर, इसकी नेमिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसकी नोमेनक्लेचर देखेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। कि फिनॉल की नेमिंग किस तरह से की जा सकती है।
अच्छा, फिनोल में भी हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं बेटा, पता है ना, मोनोहाइड्रिक फिनोल, डाईहाइड्रिक फिनोल, ट्राईहाइड्रिक फिनोल। ठीक है, एक हमारे पास कहलाता है मोनोहाइड्रिक फिनोल। तो मोनोहाइड्रिक फिनोल किससे कहा जाता है? जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही OH ग्रुप की अटैचमेंट हो, तो वो मोनोहाइड्रिक फिनोल है। जैसे नॉर्मली हमारा अगर हमने बेंजीन रिंग लिया और उस पर OH लगा दिया तो ये फिनोल हमारा हुआ, ये मोनोहाइड्रिक है जो कि एक OH ग्रुप है। अब इस एक OH ग्रुप के साथ मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हो सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है ना भाई? जैसे हमने बेंजीन रिंग लिया और यहाँ एक OH के साथ एक CH3 ग्रुप अटैच कर दिया। अगर हम IUPAC नेम के लास्ट से बात करेंगे तो दिस विल बी क्या हो जाएगा? ये 2 मिथाइल फिनोल हो जाएगा। ये IUPAC रूल से 2 मिथाइल फिनोल। लेकिन इसी को अगर हम कॉमन नेम में लिखेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड और ओ क्रिसोल। पता है ना सबको ये ओ क्रिसोल। ठीक है, इसी तरह से अगर हम CH3 को मेटा पर लगा देंगे तो ये हमारा 3 मिथाइल फिनोल हो जाएगा और कॉमन नेम में क्या हो जाएगा? M क्रिसोल या मेटा क्रिसोल। और अगर हम यही OH क्या कर देंगे? CH3 को अगर हम इधर लगा देंगे दिस विल बी कॉल्ड P क्रिसोल या पैरा क्रिसोल या फिर 4 मिथाइल फिनोल कह सकते हैं। और भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही आ जाए। अब जैसे कि OH हमने यहाँ लगा दिया और इधर पर क्लोरोसीएल लगा दिया तो ये क्या हो गया? दिस इज 2 क्लोरो फिनोल। तो ये सारे हमारे पास मोनोहाइड्रिक फिनोल्स हैं। ठीक है, जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, ब्रैकेट में ये हमारे क्या है भी? कॉमन नेम्स। दीज आर द कॉमन नेम्स। बाकी IUPAC समझ गए वो मसला मोनोहाइड्रिक फिनोल है। दूसरा हमारे पास होता है दिस इज कॉल्ड डाईहाइड्रिक फिनोल। अब डाईहाइड्रिक फिनोल क्या होगा? जिसमें 2 OH ग्रुप्स अटैच होंगे। अभी आप सब जानते हैं इसमें 3 तरह से कंपाउंड्स हमारे पास हो सकते हैं। एक होगा कि दोनों OH एडजेसेंट कार्बन पे अटैच होगा। एक कंपाउंड में क्या होता है? एक OH फर्स्ट पर और एक OH थर्ड पर अटैच होता है। और एक में क्या होता है कि एक OH हमारे पास फर्स्ट में और एक फोर्थ में अटैच होता है। अगर इन सब की अगर हम कॉमन नेमिंग IUPAC नेमिंग करना चाहें तो किस तरह से हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी फिनोल इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, दिस विल बी 2 हाइड्रोक्सी फिनोल। इसी तरह से ये हमारा हो गया 3 हाइड्रोक्सी फिनोल। और ये क्या हो गया? 4 हाइड्रोक्सी फिनोल। अब इन सब के ना बेटा उसमें कॉमन में अलग अलग नेम है। ये फर्स्ट वाले का क्या होता है? कैटिकोल। सेकंड वाले का क्या होता है? रिसोर्सिनॉल। और लास्ट वाले का दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, ये हमारा डाईहाइड्रिक फिनोल हो गया। सबसे आखिरी ट्राईहाइड्रिक फिनोल, जिसमें क्या होगा कि एक ही मतलब कंपाउंड में 3 जगह पर OH अटैच हो जाएगा। दिस विल बी ट्राईहाइड्रिक फिनोल, जिससे तीनों OH एडजेसेंट कार्बन पे अटैच कर दें। तो ये हमारा हो गया 2,3 डाईहाइड्रोक्सी फिनोल। सही है ना भाई? और इसी को IUPAC में क्या कॉमन में क्या बोलते हैं? पायरोगैलॉल। ठीक है, समझ में आ गया सबको नोमेनक्लेचर? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। नोमेनक्लेचर के बाद सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल। फिनोल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सबसे पहला तो आपको पता है कलर क्या होता है फिनोल का? कलरलेस होता है या वाइट होता है। सॉलिड, लिक्विड के गैस? सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है क्या अमरफस? क्रिस्टलाइन। तो इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दूसरा,
इसकी स्मेल बड़ी पेक्यूलियर होती है, इसकी मखसूस किस्म की स्मेल होती है फ़िनॉल की, तो इसकी स्मेल होती है पेक्यूलियर, तो इट हैज़ अ पेक्यूलियर स्मेल। तीसरी चीज़ फ़िनॉल के बारे में कि फ़िनॉल जो है ना वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो चीज़ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है उसको बोलते हैं डेलिक्वेसेंट। तो ये डेलिक्वेसेंट होता है। डेलिक्वेसेंट मतलब कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। हाइग्रोस्कोपिक भी इसी को कहता है, हाइग्रोस्कोपिक भी कह सकते हैं। डेलिक्वेसेंट और हाइग्रोस्कोपिक दोनों एक ही चीज़ होती है केमिस्ट्री में। चौथा फोर्थ के इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है अब अल्कोहल्स के मुकाबले में हाई होती है इसकी बॉइलिंग पॉइंट, चूँकि वैसे ही सॉलिड है और टॉक्सिक होता है, ये हमें पता है, टॉक्सिक जहरीला होता है फ़िनॉल जो होता है। पांचवी बात कि इसकी सॉलेबिलिटी, चूँकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है तो इस वजह से क्या होता है, इट इज़ सॉलेबल इन वाटर, पानी में वाटर में ये हल हो जाता है। ठीक है, बस ये 5 प्रॉपर्टीज याद रखें। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल। थर्ड टॉपिक है एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ फिनॉल। अब हम एक बात ये जानते हैं कि फिनॉल भी एसिडिक इन नेचर होता है और अल्कोहल भी एसिडिक इन नेचर होते हैं। एसिडिक मतलब H+ लॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लॉस करते हैं क्या बेटा, H+ आइंस, इस वजह से एसिडिक होते हैं। अल्कोहल भी एसिडिक होता है, लेकिन एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जो फिनॉल है, फिनॉल की एसिडिटी ज़्यादा होती है किससे भाई, अल्कोहल से। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, फिनॉल मोर एसिडिक होता है अल्कोहल से। ठीक है, लेकिन फिनॉल कम एसिडिक किससे होता है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड के मुकाबले में फिनॉल लेस एसिडिक है, लेकिन अल्कोहल्स के मुकाबले में मोर एसिडिक है। और अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे हमारे पास, इथाइन से। अल्काइन मतलब है इथाइन, अल्काइन से। तो ये हमारा एसिडिटी ऑर्डर हो गया। मेन चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि अल्कोहल और फिनॉल के बीच में कि फिनॉल मोर रिएक्टिव होता है अल्कोहल से। इसके पीछे रीज़न क्या है कि फिनॉल के अंदर हमारे पास क्या होती है, डीलोकलाइजेशन होती है, रेजोनेंस होती है। अब चूँकि फिनॉल के अंदर हमारे पास रेजोनेंस पाई जाती है और अल्कोहल के हमारे पास रेजोनेंस नहीं होती है, और इसी रेजोनेंस की वजह से, चूँकि बेंजीन रिंग है फिनॉल के अंदर, इसी रेजोनेंस की वजह से क्या होता है कि ये हमारा एक स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट, स्टेबल जो है ना वो फिनॉक्साइडाइन जनरेट करता है। जैसे कि देखें, ये हमारा फिनॉल है, ये OH हो गया। अब ये अपना अगर H+ लॉस कर देगा तो ये इस तरह से बन जाएगा, हमारे पास H+ लॉस हो गया, है ना बच्चों। इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फिनॉक्साइडाइन, पता है ना। अब ये फिनॉक्साइडाइन जो है ना, ये हमारे पास कैसा है बेटा, स्टेबल है। स्टेबल क्यों है, चूँकि इसके अंदर हमारे पास क्या चल रही है, डीलोकलाइजेशन, रेजोनेंस, जिसकी वजह से ये फिनॉक्साइडाइन क्या हो गया, स्टेबल हो गया है। और स्टेबल फिनॉक्साइडाइन होने की वजह से ना ये H+ वापस दोबारा रिसीव नहीं करेगा, ये H+ को परमानेंटली लॉस कर देगा। दैट्स वाई फिनॉल जो है ना वो ज़्यादा एसिडिक होगा। लेकिन इसी के मुकाबले में जो हमारा अल्कोहल है, अल्कोहल मीन्स ROH है, अगर ये अपना H+ लॉस करता है तो ये हमारा अल्कोक्साइडाइन बनता है। अब अल्कोक्साइडाइन में चूँकि रेजोनेंस तो नहीं है, तो ये हमारा कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से आराम से H+ क्या कर सकता है, दोबारा लॉस गेन कर सकता है, जिसकी वजह से ये हमारा ज़्यादा अच्छा एसिड साबित नहीं होता है, इतना अच्छा हमारा फिनॉल एसिड साबित होता है। तो एसिडिटी ऑर्डर के लिहाज से, बस एसिडिटी के लिहाज से याद रखिएगा कि फिनॉल का नेचर हमारा एसिडिक होता है, और फिनॉल ज़्यादा एसिडिक किससे होता है, अल्कोहल से। लेस एसिडिक होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। फिनॉल ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है, बिकॉज उसके अंदर रेजोनेंस होती है या डीलोकलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से वो स्टेबल एक एनाइन या स्टेबल फिनॉक्साइडाइन जनरेट करता है। अब ये क्वेश्चन आया था ना, एक 2020 में सवाल आया था ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, क्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। 4 ऑप्शन था कि एसिटिक एसिड में, क्लोरो एसिटिक एसिड में, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड में और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो ये ज़्यादा एसिडिक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये आप देखोगे पास पेपर में मिलेगा आपको। क्यों, चूँकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, अपने ये भी खींच रहा है, ऊपर से ये भी खींच रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज बिल्कुल ही खत्म हो गया, तो H+ नेगेटिव चार्ज ले ही नहीं सकते हैं यहाँ से। दैट्स वाई ये बहुत स्टेबल एनाइन जनरेट हो रहा है। ठीक है ना, हम रिएक्शंस देखते हैं अल्कोहल के, रिएक्शंस देखते हैं फिनॉल के।
तो फिनॉल के रिएक्शंस में हमें यहाँ पर 3 रिएक्शंस देखने, चूँकि फिनॉल में बेंजीन रिंग है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही कर रहा होता है हमारे पास। तो हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, ये 3 रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहला हमारे पास है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या होगा, हैलोजिन जो है ना वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा जाकर फिनॉल में, ठीक है। अब हैलोजिनेशन में क्या करेंगे, बेंजीन रिंग लेते हैं और बेंजीन रिंग का रिएक्शन करते हैं, जैसे ब्रोमीन से कर देते हैं। अच्छा, इसमें रिएक्शन हमारे पास किससे होता है, लेविस एसिड में नहीं होता, बल्कि ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं ना। इसमें रिएक्शन होता है ब्रोमीन वाटर से। तो इसके साथ Br2 का रिएक्शन कराते हैं और H2O ले लेते हैं, तो ये ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करेगा। और ये फिनॉल लेना है तो OH लगा दिया हमने ऊपर। इससे होगा क्या, यहाँ पर हमारे पास ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर क्या होगा, ब्रोमीन आकर अटैच हो जाएगा, इधर पर भी, इधर पर भी, इधर पर भी, और HBr लिबरेट हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड हमारे पास बनेगा इसका क्या नाम होगा, 2, 1 2 3 4 5 6 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो बेंजीन बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन हो गया हैलोजिनेशन, सॉरी ट्राइब्रोमोफिनॉल। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रेशन, सेकंड। अब नाइट्रेशन आपको पता है ये रिएक्शन 2 तरह से होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, जब हम नाइट्रेशन करेंगे, ठीक है। अगर हम फिनॉल लेते हैं और इसके नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रेशन में क्या होता है, रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से होता है, HNO3 से होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर ये नाइट्रिक एसिड आपका कैसा है बेटा, डाइल्यूट है, डाइल्यूट होने पर क्या होगा, आपके पास 2 अलग अलग कंपाउंड बनेंगे, क्योंकि OH हमारे पास क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, एक ऑनोटो ऑर्थो पर लगेगा और एक कहाँ पर लगेगा, पैरा पर लगेगा, और साथ में H2O रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, दिस इज O नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और दूसरा ये क्या हो गया हमारा, दिस विल बी P नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। अच्छा, लेकिन यही रिएक्शन अगर हम दूसरे कंडीशन में भी कर सकते हैं, जब हम क्या करेंगे, हमारा जो नाइट्रिक एसिड हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, कंसनट्रेटेड। अब अगर ये नाइट्रिक एसिड हमारा कंसनट्रेटेड है, यही सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे, तो एक ही कंपाउंड हमारे पास बनेगा जिसमें ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर हमारा क्या लगा होगा, NO2 ग्रुप लगा होगा प्लस H2O। अब ये जो कंपाउंड होगा हमारे, दिस इज 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। यस, कॉमन नेम में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है पिक्रिक एसिड को, एज एन एक्सप्लोजिव यूज़ किया जाता है धमाका खेज मवाद के तौर पे, ठीक है। ऑलराइट, ये हमारा हो गया नाइट्रेशन के 2 कंडीशन, इसके मतलब 2 अलग अलग केसेस होते हैं, डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। थर्ड हमारा है सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन जो रिएक्शन होता है आपको पता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तीसरा जो रिएक्शन है, ये आखिरी रिएक्शन, इसी के साथ ही चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा, सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन में क्या होगा, जैसे हम ये फिनॉल लेते हैं, इसके रिएक्शन किससे होता है, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, अगर 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये टेम्परेचर हम करेंगे तो अब OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो जो SO3H ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर आकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा, दिस विल बी 2, 1, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, दिस विल बी 2 हाइड्रोक्सी या O हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये क्या कहलाएगा, दिस विल बी P हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, है ना भाई। अब हुआ क्या कि यहाँ पर ये जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, जबकि
पैरा वाला क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। इसी में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें, अब 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ना करें, बल्कि किस टेम्परेचर पर करें रिएक्शन, ये हम किस टेम्परेचर पर करेंगे आप, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो प्रोडक्ट तो बेटा सेम ही बनेगा, जैसे पहले बना था वही बनेगा, मतलब वही ऑर्थो और पैरा पर हमारा क्या होगा, SO3H ग्रुप अटैच हो जाएगा। लेकिन देखने वाली क्या चीज़ होगी यहाँ पर कि जो ऑर्थो प्रोडक्ट हमारा होगा ये इस बार माइनर हो जाएगा और पैरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, इट विल बी मेजर वन। ठीक है, समझ गए? बस ये चैप्टर एंड हो गया। तो चैप्टर हमारे पास है अल्कोहल एंड फिनॉल, मतलब अल्कोहल और फिनॉल के टॉपिक पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड ईयर से MCQs है, E-CAT MD-CAT के लिए, और कुछ मल्टीपल MCQs है। एक स्लाइड में आपको 2 MCQs मिलेंगे, या एक MCQs में मिल सकता है, 3 भी मिल सकते हैं। E-CAT MD-CAT 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है, MD-CAT के लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और NED में अगर पास पेपर रिपीट नहीं होता तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस लिहाज से तो दोनों के लिए भी कुछ ना कुछ तरह से इंपॉर्टेंट है एक हद तक। फर्स्ट है MCQs है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are much closer to water in structure and considered as derivative of water। बताएं इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है और कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच इज़ नॉट कंसिडर्ड, जो कि वाटर का डेरिवेटिव नहीं है। देखो हमें पता है कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये जो तीनों हैं दे आर एक्चुअली द डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। ये हमारे पास वाटर के डेरिवेटिव्स होते हैं। वाटर के डेरिवेटिव इन्हें हम क्यों कहते हैं, चूँकि इनका स्ट्रक्चर वाटर की तरफ से होता है। अल्कोहल का स्ट्रक्चर भी वाटर की तरह होता है, एंगुलर बेंड। फिनॉल का स्ट्रक्चर भी C6H5OH, ऑक्सीजन के दोनों तरफ, मतलब इस तरह से एंगुलर बेंड इसका स्ट्रक्चर भी आता है। ईथर का स्ट्रक्चर भी होता है ROR। ये तीनों हमारे पास क्या होते हैं, दे आर एक्चुअली द डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। ठीक है, लेकिन कौन वाटर का डेरिवेटिव नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हमारे पास होगा, डी, एस्टर। एस्टर हमारे पास होता है क्या, RCOOR। दिस इज नॉट अ डेरिवेटिव ऑफ वाटर, ये वाटर का डेरिवेटिव नहीं होता, तो नॉट लिखा गया है। तो वाटर, और हमने पढ़ा था अल्कोहल, फिनॉल, ईथर सेकेंड ईयर में कि दे ऑल आर द डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर, चूँकि इनका स्ट्रक्चर वाटर की तरह एंगुलर या बेंट होता है। लेकिन आप जान सकते हैं कि एस्टर जो है ना वो उस तरह से नहीं होता, वो डिफरेंट होता है। दैट्स वाई एस्टर को हम अलग चैप्टर में पढ़ते हैं, इस चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ते। क्लियर है? यस, एस्टर वाटर के स्ट्रक्चर नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। नॉट कंसीडर्ड, यहाँ नॉट देखो ना। ठीक है, सेकंड है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजाइल अल्कोहल इज डैश। गलत जवाब हो गया ये, दिस इज एक्चुअली फिनॉल। C6H5OH ये हमारे पास फिनॉल होता है, बेंजाइल अल्कोहल नहीं होता है। पहली बात तो बेंजाइल ग्रुप किसे कहते हैं ये देख लो, बजाय गलत जवाब देने के सुनना बेहतर है। ठीक है, जब हम बेंजीन रिंग लेते हैं और उसके साथ हम CH2 ग्रुप अटैच करते हैं ना, दिस रेडिकल इज कॉल्ड बेंजाइल, इसको हम बेंजाइल कहते हैं। यह बेंजाइल ग्रुप कहलाता है, बेंजीन के साथ CH2। और अगर इसके साथ अगर हम OH भी लगा लें ना, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल। तो C6H5CH2OH, तो क्या ऑप्शन होगा, C करेक्ट होगा। दिस इज एक्चुअली फिनॉल। बेंजाइल अल्कोहल का मतलब ये नहीं कि बेंजीन के साथ OH लगाओ, बेंजाइल ग्रुप इस ग्रुप को कहते हैं, C6H5CH2। ठीक है, क्लियर है? तो दोनों MCQs, तो ज़्यादा MCQs नहीं डाला, एक स्लाइड में मैंने कम MCQs रखे हुए हैं ताकि हम डिटेल में पढ़ें। ठीक है, 2 MCQs हैं, 3 है ज़्यादा से ज़्यादा। और थर्ड MCQs है ग्लिसरॉल इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ अल्कोहल। बताए ग्लिसरॉल इनमें से कौन सी टाइप ऑफ अल्कोहल है? पता है ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन जिसको हम कहते हैं? जोर से बोलो। सी के डी ऑप्शन होगा ना। क्या ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है?
तीन तरफ से OH अटैच कर लेते हैं ना, कि यही होता है। इज दिस ग्लिसरॉल? इसको ग्लिसरीन भी कहते हैं। वाई दिस इज कॉल्ड ट्राईहाइड्रिक? बिकॉज इट कंटेन्स 3 OH ग्रुप्स। डाईहाइड्रिक इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, ग्लाइकोल डाईहाइड्रिक होता है, और ट्राईहाइड्रिक कौन होता है? ग्लिसरॉल। ठीक है। फोर्थ है साइक्लोहेक्सानॉल हैज़ अ केमिकल फॉर्मूला दिस एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, फिनॉल। अब इसका जवाब नहीं दें, इसका जवाब नहीं दें, बजाय जवाब देने के उसको कोशिश करें समझने की। साइक्लोहेक्सानॉल कहा जा रहा है, तो ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन हो गया और इस पर OH लगा देंगे। दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सानॉल। अब साइक्लोहेक्सानॉल कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इसको चेक करने के लिए क्या तरीका होता है? OH हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली जो कार्बन अटैच होता है उसको क्या कहा जाता है? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन की कितनी तरफ रेडिकल अटैच है? 2 तरफ रेडिकल अटैच है, 1 और 1 2। तो कौन सा ये हमारा अल्कोहल हुआ? सेकेंडरी हुआ। सेकेंडरी अल्कोहल जिसको हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल भी कह सकते हैं। तो साइक्लोहेक्सानॉल असल में क्या है? हमारा सेकेंडरी है, जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है दोनों MCQs? ठीक है ना। उसके बाद MCQs 5 पे आएंगे। ये NED में भी आता है। एब्सोल्यूट अल्कोहल इज द टर्म जनरली गिवन टू डैश। एब्सोल्यूट अल्कोहल किसे कहा जाता है? NED पास पेपर किया तो पता होगा क्या हो गया एब्सोल्यूट अल्कोहल। डी ऑप्शन। ए ऑप्शन होगा। 100% प्योर इथाइल अल्कोहल को एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। और अगर उसमें अगर आप और 92 से 95% प्योर जो होता है उसको रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। और अगर इथानॉल के साथ मिथानॉल आप मिला लें, दिस इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल या मिथाइलेटेड स्पिरिट। याद है, ओल्ड बुक का टॉपिक है ये, NED में पास पेपर में मिलेगा आपको। 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल। मतलब इसमें से कौन सी बात अल्कोहल के सॉल्युबिलिटी के लिहाज से गलत है, कॉरेस्पॉन्ड नहीं करती। 4 ऑप्शन लिखे हुए, पढ़ के देखें, बताएं क्या आंसर होना चाहिए। बी ऑप्शन होना चाहिए, ताहा कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब बी ऑप्शन। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज इन हायर अल्कोहल। असल में हायर अल्कोहल में क्या होता है? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, चूँकि कार्बन चेन जब लंबी होती है ना, हायर अल्कोहल से हमारा जब हम होमोलोगस सीरीज में टॉप से बॉटम जाते हैं तो कार्बन की चेन लंबी होती है। जब कार्बन की चेन लंबी होती है तो नॉन पोलर कैरेक्टरिस्टिक बढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वाटर में सॉल्युबिलिटी कम हो रही होती है। तो ये गलत बात की गई है उसके अंदर। सही कहा था सिराज ने। आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। वो मसला तो इतने मुश्किल MCQs नहीं है, एवरेज लेवल के, मीडियम लेवल के MCQs है, आंसर दे सकते हैं। 7th, इथाइल अल्कोहल इज लिक्विड बट इथेन इज अ गैस। इथाइल अल्कोहल लिक्विड है, लेकिन यही 2 कार्बन अल्केन क्या होता है? गैस होता है, इथेन। द मोर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल देन इथेन इज ड्यू टू डैश। लोग बताओ कौन बताएगा जवाब? बी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जवाब, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। चूंकि इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड है, दैट्स वाई उसकी बॉइलिंग पॉइंट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन से ज़्यादा है। पढ़ा है ना ये सब। 8th, द ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड ए bearing molecular formula C3H8O which on oxidation produces C3H6O ketone. The compound A is dash. कह रहे कंपाउंड A है जिसकी ऑक्सीडेशन से कीटोन बन रहा है। अब देखो किसकी ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है? प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल? सेकेंडरी अल्कोहल से बनता है, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, सेकेंडरी अल्कोहल। वही बताना था कंपाउंड ए क्या होगा। अब ये हमें भले आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, आप चेक कर लोगे तो दिख जाएगा आपको ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है या सेक प्रोपाइल अल्कोहल है, और जो बन रहा है वो एसीटोन या प्रोपानोन डाइमिथाइल कीटोन बन रहा है। तो जब भी हमने क्या पढ़ा है कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन, और टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो नहीं, कुछ नहीं होता, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं करता ड्यू टू ग्रेटर स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो मसला पता है ना ये बात। तो ये तो बहुत बेसिक बात है, सेकेंड ईयर के लिए भी
और एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए भी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिएक्शन विथ इथेनॉल प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। इनमें से किसका इथेनॉल से रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। ईथर, THO2, SOCl2, Na। मतलब क्या आप बता सकते हैं किसका रिएक्शन इथाइल अल्कोहल से करेंगे? C2H5OH से करेंगे तो उसमें हमें क्या होगा? इन द एंड हाइड्रोजन गैस एज आ प्रोडक्ट मिलेगा। इन सब पे से किसका, जैसे इन सब का रिएक्शन हम कर दें किसके साथ बेटा? इथेनॉल के साथ। आसान सा सवाल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप पैनिक में आ जाओगे तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे उसको। कुछ रिएक्शन ऐसा है जो कि फिजिबल ही नहीं है, जो ज़िंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं है। ईथर के रिएक्शन का ज़िंदगी में नहीं पढ़ा आपने इथाइल अल्कोहल से। ईथर एक ही रिएक्शन करता है बेटा, वो HI से करता है, ऑक्सोनियमाइन बनाता है बस। स्टेपलर किया उसने, शर्ट बनाया, बुक करवा के लिए। ओके, हाँ ओके। ये भी कभी नहीं ज़िंदगी में पढ़ा होगा आपने, थोरियम ऑक्साइड का रिएक्शन। थोरियम नाम ही नहीं सुना होगा। थोर का नाम सुना है एवेंजर में, लेकिन थोरियम नहीं सुना होगा। ठीक है। SOCl2 का रिएक्शन इथाइल अल्कोहल से होता तो है, ये रिएक्शन होता है, लेकिन इससे बनता क्या है? C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl, यही बनता है अल्काइल हैलाइड। हाइड्रोजन गैस तो नहीं बनता। अब कुछ भी लिखा हुआ है डी में, आंसर डी ही होना चाहिए। ये एलिमिनेशन में चला, मैं एलिमिनेट करता हूँ। अब मैं आ जाऊँ, मैं डायरेक्ट भी लगा सकता था अगर मेरी नॉलेज अच्छी थी केमिस्ट्री की। तो जब मैं सोडियम के रिएक्शन इससे कराऊंगा तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, एसिडिक बिहेवियर ऑफ। तो एसिडिक बिहेवियर में क्या होती है? प्लस, ये माइनस, ये प्लस, इधर जुड़ जाएगा तो C2H5OH बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। सॉरी, C2H5ONA, सोडियम ईथॉक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज। याद है रिएक्शन? इसी रिएक्शन को हम लोग किस लिए शो करते हैं सेकेंड ईयर में? टू शो द एसिडिक नेचर ऑफ इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। चूँकि आप H+ देख सकते हैं, लॉस कर रहा है। आप एलिमिनेशन में चलोगे तो भी सही आंसर पे आओगे, आप डायरेक्ट पुट कर दोगे अगर केमिस्ट्री अच्छी है तो भी। केमिस्ट्री बेकार है तो एलिमिनेशन पे चलो तो भी आंसर आ जाता है, तो मसला नहीं। और आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो डायरेक्ट पुट करो आंसर, भाई डी है। 10 डायरेक्ट बता रहे हो। एसिडिफिकेशन विच प्रोड्यूसेस इथाइल एसीटेट एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, इट इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ डैश। क्या करो मिधत? सी ऑप्शन, बिल्कुल सही। तो बताने की बात नहीं है। एसिडिफिकेशन कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ, यही है ना एसिडिफिकेशन। रिएक्शन तो नहीं लिखो मैं, इसकी जरूरत नहीं है उसकी। एस्टर और वाटर बनता है ना, इथाइल एसीटेट और पानी बनेगा। तो मसला क्लियर है? रिएक्शन चूँकि आपको टेस्ट में नहीं लिखना होता है, वो एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है। वो मैं कभी कभार लिख देता हूँ, पेपर टेस्ट में आपको नहीं लिखना है रिएक्शन कहीं पर भी। और ये तो बहुत मशहूर रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन, जिसमें क्या बनता है? एस्टर। ठीक है, ये असेसमेंट 1 कंप्लीट हो गया, 10 MCQ। अब असेसमेंट 2 करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। यार आसान है, अभी तो बताया। कौन सा अल्कोहल रेजिस्टेंट से मुराद की ऑक्सीडेशन नहीं करता? कौन नहीं करता? टर्शरी या 3 डिग्री नहीं करता, बिल्कुल सही। 2 द अल्कोहल दैट प्रोड्यूसेस टर्बिडिटी। टर्बिडिटी से मुराद यहाँ पर होता है क्या बेटा? PPT। इमीडिएटली विथ जिंक क्लोराइड प्लस कंसनट्रेटेड HCl। क्या नाम है इसका पता है? यस, लुकास रिएजेंट कहते हैं उसको। न्यू बुक सेकेंड ईयर, न्यू बुक के MCQ सारे मैं यहाँ पर निकाला हूँ। ठीक है, लुकास रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर। कह रहे हैं कि अल्कोहल वो कौन सा अल्कोहल है जिसमें फ़ौरन से वाइट PPT या टर्बिडिटी ऑब्टेन हो जाती है जब लुकास रिएजेंट उसमें डाला जाता है। हमने पढ़ा था लुकास रिएजेंट को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करने के लिए, है ना। अब तीनों में ऑब्जर्वेशन क्या होती है? किसमें सबसे तेज़ी से? 3 डिग्री में इमीडिएटली बन जाता है, बिल्कुल सही। और 2 डिग्री में ऑन हीटिंग, हीट करने पर बनता है। और 1 डिग्री पे नो टर्बिडिटी, कोई टर्बिडिटी नहीं आती। यही होता है, पढ़ा है सेकेंड ईयर में। तो ये हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए लुकास रिएजेंट टेस्ट करते हैं। अब देखो सवाल, अब दोबारा सवाल पढ़ते हैं, अब शायद हम आंसर सही लगा लें। कह रहे कि बताओ अगर हम अल्कोहल में वाइट PPT, अगर हम अल्कोहल में क्या करेंगे? लुकास रिएजेंट डालेंगे
तो बताएं वाइट पीपीटी फॉरेन से किस में ऑब्टेन होगी, किस में होगी? सी ऑफ। अच्छा अब ये, अच्छा ये मसला है ना, मुझे लगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लिखा हुआ है। अब ये भी क्या लिखा हुआ है, अब इसमें देखना है कौन सा 1 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री। ए क्या है? 1 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। क्या ये 1 डिग्री है? हमें 3 डिग्री चाहिए, तो 1 डिग्री है ये, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, क्या ये 2 डिग्री होगा? अब बना के देखोगे तो ये भी नहीं चाहिए। 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, ये है 3 डिग्री। इसमें इमीडिएटली टर्बिडिटी बन जाएगी। बट आपको पता है ये नाम जो है ना वो गलत लिखा हुआ है इन्होंने, IUPAC रूल के। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, थोड़ी सी केमिस्ट्री अच्छी है ना किसी की, तो आपको पता है नाम गलत है। इसका नाम पता है क्या होना चाहिए था? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, ये होना चाहिए था ना। हाइड्रोक्सी लगाने की जरूरत क्या थी? कि उसका दूसरा फंक्शनल ग्रुप थोड़ी ना लगा हुआ है। जब अकेला हुआ है चाहते हैं तो ओल पे नाम खत्म होता है, ना कि हाइड्रोक्सी देते हैं। नाम गलत लिखा हुआ है बट आंसर सही है, ठीक है। वैसे ही मैं बता रहा हूँ, अगर ना हम गलती निकालेंगे, गलती की भी है, वरना मैं पता है कि अल्कोहल में ओल पे ख़त्म होता है ना। हाँ हाइड्रोक्सी लगाते हैं, लेकिन कब लिखाते हैं? जब आगे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड या कोई और ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन वगैरह मौजूद हो। ऐसे ही चलो भाई, वैसे आंसर सी है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो लुकास रीजेंट टेस्ट है, वो याद रखना पड़ेगा आपको। उसकी MCQ 3 है। एन अननोन कंपाउंड X ऑन ऑक्सीडेशन फर्स्ट ऑक्सीडाइजेस टू एल्डिहाइड, फर्स्ट oxidizes to aldehyde and then acetic acid by acid dichromate. The unknown compound X may be labeled as dash. कह रहे हैं कंपाउंड है X अननोन है, कुछ भी है, वॉट एवर, ये भी कुछ भी XY कुछ भी कंपाउंड है, उसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, एल्डिहाइड बन रहा है, मतलब वो अल्कोहल है, मतलब वो अल्कोहल है। वो भी कौन सा? प्राइमरी 1 डिग्री। और उसके बाद फिर वो एसिटिक एसिड भी बन रहा है, क्योंकि दोबारा फर्दर ऑक्सीडेशन करने से आपको पता है एल्डिहाइड की क्या बनेगा? एसिटिक एसिड। तो बताए वो जो अननोन कंपाउंड X है वो क्या है? एल्डिहाइड ढूंढ लो, सॉरी अल्कोहल, अल्कोहल ढूंढ लो। कौन सा अल्कोहल चारों में से? बी ऑप्शन। क्लियर है? इजी है। 4th है इथेनॉल ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स गिव द डैश। इथेनॉल का रिएक्शन जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करेंगे, जो कौन सा एजेंट है? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जब इससे रिएक्शन करवाया जाएगा इथाइल अल्कोहल का, तो क्या बनेगा? अच्छा ए 2 बार है, अब सही है। अब बोले ABCD, क्या ऑप्शन है? सोच के बताइए। विधत क्या कह रहे हो आप? ए और बी, इथीन एंड इथेन, और डी कह रहे हो, हारिस साहब कह रहे हो डी, इथीन। कह रहे हैं कि इथेनॉल का रिएक्शन या इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो क्या बनता है? विधत का जवाब सही है, इथीन एंड डाइइथाइल ईथर। इसमें ये तो नहीं बोला कि 1 मोल से कि 2 मोल से। इथेनॉल का रिएक्शन, अरे अल्लाह के बंदे सुनो, छोड़ो तुम लोग, भूल जाओ, सब भूल जाओ। ये देखो जो दिखा रहा हूँ वो देखो, सुनो नहीं। इथाइल अल्कोहल आया, -H2O C2H4 बना इथीन, बिल्कुल बना सर। तो यही तो बोले थे हम, डी ऑप्शन है। नहीं, 2 मोल ले लो इथाइल अल्कोहल। क्या ये भी रिएक्शन जिंदगी में कभी पढ़ा है? तो क्या बनता है? डाइइथाइल ईथर बनता है। तो बस ये क्या होता है, इसमें सिर्फ फर्क इस चीज़ का होता है कि ये 1 मोल होता है, यहाँ पर 2 मोल होता है। ले दोनों में इथेनॉल रहे, तो आंसर क्या होना चाहता है? ये होना चाहिए ना। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से आप अल्कीन भी बना सकते हैं, ईथर भी बना सकते हैं। डिपेंड किस पर करता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल पे करता है। 1 मोल लोगे अल्कीन बनेगा, 2 मोल लोगे ईथर बनेगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है? और नहीं पढ़ा क्या भाई ज़िंदगी में? पढ़ा है ना, टेस्ट भी दिया होगा कोचिंग में, याद होगा। वही के दिमाग के किसी क्वेश्चन में छुप जाता है, जाके खींच के निकालना पड़ता है, तो निकाल लो खींच के।
ठीक है, क्लियर है। ए ऑप्शन मिदत ने बिल्कुल सही बताया, ए ऑप्शन करेक्ट। ओनली इथीन नहीं होगा। और आप बोलो सर मेंशन थोड़ी ना किया 2 मोल, तो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs आए 5। द डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डज नॉट प्रोड्यूस सी के डी। देखो ए भी तो चलो नहीं होगा ऑप्शन में, ये तो पता है क्योंकि ये तो प्रोड्यूस करता है, अभी तो पढ़ा पिछले MCQs में। अब सी के डी रेडी में आया था नहीं MCQs। इथीन का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या बनाता है। देखो ज़रा समझो, हम लोग जो रिएक्शन करते हैं ना, जो मैंने अभी रिएक्शन किया था वो हम डायरेक्ट करते हैं। असल में रिएक्शन डायरेक्ट होता नहीं है, ये 2 स्टेप में होता है डिहाइड्रेशन का रिएक्शन। सबसे पहले क्या होता है, जैसे अगर हम अल्कोहल लेते हैं ना, आप लोग क्या ऑप्शन बता रहे, चलो आप लोग तो बताओ। डी भी तो बोल सकते हैं, चूंकि इथेनॉल की डिहाइड्रेशन जब हम करेंगे ना तो ये दोनों ही नहीं मिलता। मतलब जब हम इथेनॉल का कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेंगे, अब देखो एक चीज़ फिर भी मिल सकती है इसमें से। क्या आप क्या कह रहे हो? वैसे सी ऑप्शन ही करेक्ट है, एसिटाइलिन या इथाइन ये नहीं मिलता। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट फिर भी हमें मिल सकता है इथेनॉल के रिएक्शन से। जैसे ये लेना HOH हो गया, अगर इसके रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं HHSO4 से, तो ये प्लस माइनस हो गया, बॉन्ड टूटा, माइनस प्लस, इधर जुड़ा इधर जुड़ गया, तो देखो क्या बना, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया ना भाई, और साथ में वाटर रिलीज हो गया। तो कहने का मकसद किसी ना किसी तरह से ये भी बन सकता है, लेकिन इथाइलिन या एसिटाइलिन या इथाइन ये नहीं बन सकता। तो दैट्स वाई सी ऑप्शन करेक्ट है। सही है भाई। तो ये देखो ये बन रहा है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है ना वो, ये इथाइल हो गया C2H5 और HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट हो गया। तो ये थोड़ा सा टफ MCQs लग सकता है। आगे बढ़ते हैं। छठा, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ऑयली लेयर ऑन हीटिंग बाय रिएक्टिंग विथ मिनरल एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। वही ये लुकास रिएजेंट है। मिनरल एसिड किसे कहेंगे? HCl को। इनऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो मिनरल एसिड्स कहलाते हैं बेटा। हीटिंग पर कौन देगा? सेकेंडरी अल्कोहल। क्या ऑप्शन में है ना? ये ऑप्शन डायरेक्ट हो गया। पिछली बार मैं तो पूरा फार्मूला लिख दिया था तो निकालना पड़ा था, इसमें तो डायरेक्ट सेकेंडरी लग गया। अच्छा ये नहीं कह सकते बट ये 9876 की जो सोच है ना एप्टीट्यूड में, उसको ख़त्म करनी पड़ती है। सर ये जो MCQ आप ये वाला करें कि ये आएगा, ये सबसे फालतू तरीन सवाल होता है किसी भी टीचर से एप्टीट्यूड कैट एमडीकेट में पूछने का। मतलब मेरी जगह कोई और टीचर हो तो आपको निकाल के क्लास से बाहर खड़ा कर दे कि क्या फालतू सवाल करो कि सर ये वाला MCQ आएगा जो आप ये वाला कराएं। ये बहुत ही वाहियात सवाल होता है एप्टीट्यूड के अंदर। मतलब एप्टीट्यूड को खेल समझ लिया आप लोगों ने, क्या ये 4-5 का पेपर दे रहे हैं, मिस जो आप करा रही है वही आएगा ना, कॉपी से बाहर तो नहीं आएगा ना बेटा। ये बड़े हो जाओ आप, ठीक है क्या? वो अब इतने छोटे नहीं हो तुम लोग। अब कॉन्सेप्चुअली भी चीज़ें कुछ भी आ सकती हैं, जितना प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? वो NED ने आदत ख़राब की है बच्चों की पास पेपर से देकर, वरना NED के अलावा किसी भी टेस्ट में पास पेपर से नहीं आता पूरे पाकिस्तान में। सिर्फ NED वाहिद है जो लगातार 2021, 22, 23 को पास पेपर से दे रहा है एग्जैक्ट। उसने आदत ख़राब कर दी है बच्चों को, वरना होना नहीं चाहिए उसमें भी ऐसा होना जैसे बाकी तमाम यूनिवर्सिटी में वैसे ही चाहिए कि आपको नहीं पता क्या आने वाला। दाऊद के अंदर केमिस्ट्री में सिर्फ 10 MCQs पूछे जाते हैं दाऊद के टेस्ट में, और वो 10 MCQs क्या है किसी को भी नहीं पता। 10 ही पूछ रहे हैं लेकिन वो 10 भी नहीं पता। तरीका यही है ना भाई टेस्ट का, आसान सी बात है ना। अब NED में 25 पूछ रहे हैं लेकिन वो पता होता था बच्चों को, क्योंकि वो सिलेक्टेड इनमें से ही आना था। तो ये इसने आदत ख़राब की है, तो बच्चे इसलिए ECAT में ये सवाल कर रहे होते हैं या कि सर ये आएगा एग्जैक्ट। कोई नहीं जानता। कोई टीचर आपको कह रहे बेटा ये कर लो यही 100%, कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। MCQs बैंक चेंज होता है तो नहीं कर पाएंगे आप, फिर चेंज होगा, फिर फेज़ 2 में ही होगा जो होगा, फेज़ 1 में कुछ नहीं कर सकते आप। इसलिए इस तरह के MCQs की प्रैक्टिस काम आती है हमारी, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की, है ना। 7th MCQs है, द क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड ऑन रिएक्शन विद 23 ग्राम ऑफ सोडियम विथ
1 मोल ऑफ इथेनॉल। ये वही रिएक्शन है जो एसिडिक कैरेक्टर टेस्ट था। रिएक्शन पहले कर लेते हैं। ये चैप्टर 1 को मिला दिया बेटा, स्टोइचियोमेट्री को मिला दिया, न्यूमेरिकल को मिला दिया उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। देखो जरा, बहुत आसान है, हलवा सवाल है। ये इथेनॉल ले लिया और इसके बाद रिएक्शन किसका किया भाई, सोडियम मेटल का किया, क्या बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाफ मोल। बैलेंस कर ले तो जब 23 ग्राम सोडियम है, ठीक है, 23 ग्राम सोडियम है, वो 1 मोल इथेनॉल से रिएक्शन करेगा। क्या ये 23 ग्राम सोडियम है, 23 ग्राम सोडियम होगा ये, क्या ये 1 मोल है, तो कितना हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, 2 से कट गया तो सिर्फ H बच गया ना। तो 1 मोल 2.016 ग्राम, 1.006 ग्राम। 1 मिनट, आई थिंक इसमें डी ऑप्शन भी होना चाहिए था, क्योंकि 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं। क्या 1 मोल हाइड्रोजन 2.016 ग्राम नहीं होता क्या? अगर मैं लिखूंगा 1 मोल ऑफ H2, अच्छा ये बना कितना रहा है, बल्कि सॉरी हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन है। अगर 1 मोल H2 होता है तो 1 मोल ऑफ H2 में कितना, 2 ग्राम होता है ना ये। अगर हाफ मोल कर लेंगे तो कितना ग्राम हो जाएगा ये, 1 ग्राम। तो आंसर क्या होना चाहिए, ये दोनों नहीं हो सकता, क्योंकि 1 मोल के वजह हाफ मोल बन रहा है, 1 मोल थोड़ी ना ये हाइड्रोजन गैस है ना, मतलब H2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाफ मोल H2 गैस बन रही है, तो हाफ मोल का कितना मास होगा, 1 ग्राम। 1 मोल का होता है 2 ग्राम। बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि 1 नहीं है, ये हाफ मोल है, हाफ मोल ऑफ H2 है। तो 1 मोल में 2 ग्राम हो गया, तो हाफ मोल में 1 ग्राम हो गया। और अगर टू बी मोर प्रेसाइज 1.008 ग्राम होता है असल में, फिजिक्स में करते हैं ना, पॉइंट भी लगा के करते हैं, अब चूँकि 1.008 ग्राम, तो असल ये होता है, लेकिन राउंड ऑफ करके पूरी दुनिया इसको 1 ग्राम बोलती है। सही है, पता है सबको ये बात, तो मसला। तो ये आपने देखा स्टोइचियोमेट्री को उन्होंने ऑर्गेनिक से मिला दिया, बट हलवा है, आसानी था। O8 देखें, विच ऑफ द रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू प्राइमरी अल्कोहल। उल्टा चलना है भाई, उल्टे कदमों चलना है। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की बना एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की बना एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। अब उल्टा चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन की बना एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के रिडक्शन की बना प्राइमरी अल्कोहल या अल्कोहल। तो यहाँ पर क्या करें, अगर आपको क्या कन्वर्ट करना है, सो ऑप्शन छोड़ो, ऑप्शन को गोली मारो, ये सिर्फ सवाल पढ़ो सिर्फ कि एसिटिक एसिड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। उल्टा चलना है ना, मतलब रिडक्शन करनी है। रिडक्शन करने के लिए कौन सा एजेंट चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। याद है किसी को? तो कहाँ गया ऑप्शन, ये ऑप्शन। ईथर भी एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, वरना यही होता है। 10th, पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला, बच्चों वाला सवाल कर लिया। क्या होता है पिक्रिक एसिड, सही होता है, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लोजिव्स के लिए, धमाका खेज मवाद बनाने के लिए। ट्राइनाइट्रोफिनॉल, पता है ये सबको? को मसला इजी, कुछ पूछना है? ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया, अब ये थर्ड असेसमेंट करते हैं हम इसमें। उसका पहला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। आसान है, बच्चों वाला सवाल है, बोलो बोलो, सब बता सकते हैं। क्या ऑप्शन, ए ऑप्शन। तो आसान सवाल भी डालेंगे बेटा, ताकि आप खुश हो जाओ। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव्स, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नहीं। आपको पता है फिनॉल की नाइट्रेशन 2 तरह से होती है। चलो नहीं पता है, छोड़ दो, नहीं पता, मान लिया, डब्बा केमिस्ट्री आपकी। तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ देखना पड़ेगा, जिसको आता है वो खामोश रहे। फिनॉल, ये रहा फिनॉल। फिनॉल की जब नाइट्रेशन करते हैं तो रिएक्शन किससे होता है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों से होता है। अब ये 2 कंडीशन पर होता है, ये आपका डाइल्यूट भी हो सकता है और कॉन्क मतलब कंसंट्रेटेड भी हो सकता है, और दोनों में जो प्रोडक्ट होता है वो अलग बनता है। डाइल्यूट के केस में अब OH कौन सा ग्रुप है हमारा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ऑर्थो पैरा है, जो कि लोन पेयर होता है इसमें।
तो NO2 ग्रुप जो नाइट्रोनियम आयन आएगा वो ऑर्थो और पैरा पर शिफ्ट होगा, तो दो कंपाउंड बनेंगे। एक में क्या होगा, NO2 ऑर्थो पे लगा होगा और दूसरे में NO2 किस में लगा होगा, पैरा पर लगा होगा। तो ये हमारे पास बन गया O नाइट्रोफिनॉल और दूसरा क्या बन गया, P नाइट्रोफिनॉल या पैरा नाइट्रोफिनॉल। लेकिन जब यही नाइट्रिक एसिड आप कंसंट्रेटेड लेते हैं तो क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल ऐसा बनता है जिसमें 2, 4, 6 तीनों जगह पर NO2 अटैच होता है। इसी को और कॉमन नेम में कहते हैं क्या, पिक्रिक एसिड, और IUPAC में कहते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अब आ जाओ, अब सवाल पढ़ते हैं, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, बी ऑप्शन होगा। मुश्किल काम तो नहीं था, पिक्रिक एसिड नहीं लगा देना अल्लाह के बंदो, चूंकि कंसंट्रेटेड नहीं है, ये रिएक्शन पता होना चाहिए। सही है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी बेसिक बातें ही पूछ रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं पूछ रहे जाके। मतलब ये अगर हम हल्का सा भी ये चैप्टर सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं ना तो ये सब हमें पता होता है, वरना तो सेकेंड ईयर की बुक में और बहुत मुश्किल मुश्किल बातें भी की गई हैं, लेकिन वो पूछते नहीं है टेस्ट में, एंटी टेस्ट में। आगे बढ़े, जैसे डायज़ोनियम सॉल्ट वगैरह मुश्किल रिएक्शंस भी हैं, बट आप देख सकते हो किसी भी पेपर में नहीं आता, वो किसी भी एंटी टेस्ट में नहीं आता, क्योंकि वो बहुत टफ हो जाते हैं एप्टीट्यूड लेवल के लिहाज से। चौथा क्या देखो, फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर एंड शेकन ऑफ फ्रॉम द वाइट प्रिसिपिटेट ऑफ डैश। मतलब सिंपल ये कह रहे हैं कि जब फिनॉल का रिएक्शन होगा ब्रोमीन वाटर से तो क्या बनेगा, पता है किसी को, फिनॉल की ब्रोमिनेशन की है कभी। अब फिनॉल हमने लिया, ये रहा फिनॉल, इसकी ब्रोमिनेशन कर दी, ब्रोमिनेशन मतलब ब्रोमीन से रिएक्शन कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, सॉरी लेविस एसिड नहीं, ब्रोमीन वाटर से होता है ना, मतलब H2O। तो एक ही कंपाउंड बनता है जिसमें क्या होता है 2, 4, 6 तीनों पोजीशन पर क्या लगा होता है, तो क्या इसको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल नहीं बोलते, नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, तो क्या आंसर हुआ, सारा तो मैं ही बता देता हूँ, तो लो बस पूछता करे उसे भी बैठ के फिर बताओगे ना कि सर ये आंसर आया है, तो जोर से बताओगे ताकि मुझे पता लगे। 2, 4, 6 टाइप, मुझे लग रहा है आपको आते ही नहीं तो मुझे बताना पड़ जाता है। ओके, छठा है फिनॉल एग्जिस्ट इन द फॉर्म डैश, फिनॉल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, रूम टेम्परेचर पे, जोर से बोलो, सही कह रहे ए ऑप्शन, यस, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिनॉल रूम टेम्परेचर पे वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा, क्लियर है, पानी में डिजॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल भी है, क्लियर है यहाँ तक को मसला। नेक्स्ट, द रीजन वाई फिनॉल इज एसिडिक लाइज इन द फैक्ट, यह बताया फिनॉल जो है वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है। फिनॉल की जो एसिडिटी है ना वो अल्कोहल से ज़्यादा है, क्या रीज़न जानते हो, कौन बता सकता है, ABCD बस ये बोलो, पूरा नहीं बोलो, क्या ऑप्शन होना चाहिए, या सारिस, डी ऑप्शन होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, देख लेते हैं, आप नेगेटिव पॉजिटिव में फंसोगे। चलो मैं बाकी बच्चों को भी समझा देता हूँ जिनकी केमिस्ट्री वीक है। ये बेंजीन रिंग है, ये लग गया OH, ये बन गया फिनॉल, एसिडिक नेचर का होता है, H+ लॉस कर देता है, करवा देते हैं H+ लॉस, देखो जरा, ये देखो H+ लॉस कर गया, ये O- देखो H+ बाहर हो गया, इसका साबित हो गया कि सर ये एसिड है, तभी तो कार्बोलिक है। अब ये जो आयन हमारे पास बना, इस आयन को पता है क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, फिनॉल का जो ऑक्साइड होता है फिनॉक्साइड आयन कहलाता है, ये फिनाइल ऑक्साइड, फिनॉक्साइड आयन। अभी जो फिनॉक्साइड आयन है ना, ये कैसा होता है, स्टेबल होता है, स्टेबल आयन है, अनस्टेबल नहीं है। अभी जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरे के पूरे इस बेंजीन रिंग के अंदर क्या करता है, रोटेट करता है, मूव करता है, डीलोकलाइजेशन होती है इस नेगेटिव चार्ज की, पढ़ा था हमने, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फिनॉक्साइड है वो स्टेबल होता है। अब चूंकि ये स्टेबलाइज हो गया है, स्टेबल जो है ना वो रिएक्शन नहीं करते, तो ये एक बार जब अपना H+ लॉस कर देता है तो दोबारा से वो H+ को गेन नहीं करता, H+ लॉस करने के बाद वो दोबारा H+ को गेन नहीं करता, ठीक है। तो हम इसलिए कहते हैं कि भाई ये हमारा फिनॉक्साइड जो फिनॉल होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, क्यों, चूँकि स्टेबल
एक फिनॉक्साइड आयन जनरेट करता है ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। पढ़ा था ऐसा कुछ, रीज़न भी आता है आपका सेकेंड ईयर में, बोर्ड के पेपर भी करीब है, उसके लिए भी याद कर लो, टेस्ट में आए ना आए बोर्ड पेपर में आ जाएगा, ठीक है। कि वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक, तो इसलिए एसिडिक है चूंकि दिस रीजन, ये रीज़न है पूरा, स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड एंड ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। समझ गए तो मसला इजी था, ओके। 10th रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, वाटर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज एज फॉलोज। एसिडिटी के लिहाज से बताइए कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। एसिडिक स्ट्रेंथ हाई मतलब मोस्ट एसिडिक से लीस्ट एसिडिक की तरफ जाना है और सही ऑर्डर ढूंढ लें। बता सकता है कोई? देखते हैं कौन है केमिस्ट्री में जीनियस बच्चा क्लास में बैठा हुआ। यस, क्या कह रहे हो हारिस? डी कह रहे हो, और कोई? सी कह रहे हो? मुबशिर कह रहे हैं बी। ए कौन कह रहा है? ए कौन कह रहा है? ए कह रहे हो? ए कोई भी नहीं बोल रहा। मुझे नहीं पता क्या, मैंने पढ़ा ही नहीं अब तक सवाल। आप देखिए मेरे एक्सप्रेशन से लगेगा नहीं सही कौन सा है। सही भी वो चालाक आदमी, मुझे पता ही नहीं लगता क्या सही क्या है, तो देखते ही नहीं हूँ मैं आंसर की तरफ, मैं बाद में देखूंगा जब आप जवाब दे दोगे। हाँ भाई, ए हो सकता है ये सही हो, मैंने नहीं देखा अभी। नहीं ये नहीं, मतलब बी सी डी में से ज़्यादा मसला है। जैसे आप क्या कह रहे थे हारिस? हारिस कह रहे हैं डी। सी कौन बोल रहा है? सी कौन बोल रहा था? आप कह रहे हो ना, क्या नाम है आपका? हाँ ए लिख देते हैं आप, सही है, ताकि याद रहे कि किसका सही जवाब आ रहा है, मैं भूल जाता हूँ ना। और बी कौन कह रहा है? तो पीछे बॉयज़ पूरे, सेकेंड ईयर बॉयज़, इमाम कॉलोनी, ठीक है, सारे मुतफिका फैसला है सबका। ए वाले कोई चेक कर लेते हैं आप। सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है सबसे ज़्यादा ना तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऐसे ही आंसर पता लग जाएगा क्या है। सबसे ज़्यादा एसिडिक सबसे पहले होगा, और सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही शुरू, आगे तो देखना ही नहीं था। कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से, फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है वाटर से, और सही वाटर अल्कोहल नहीं, बिल्कुल सही है। अल्कोहल की जो एसिड, वाटर अल्कोहल के मुकाबले में ज़्यादा एसिडिक होता है H+ देने में। अल्कोहल वाटर से भी कम एसिडिक है, वाटर उसके मुकाबले में ज़्यादा एसिडिक है अगर आप पढ़ो तो। सही है, चूँकि ऊपर वाला तो हो नहीं सकता था ना, ठीक है, तो सही है। ऐसे ही पता लग जा रहा था, बोल तो रहा हूँ शुरू में पहला, जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो पहले सबसे ज़्यादा मोस्ट एसिडिक आएगा, तो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे एसिडिक कार्बोक्सिलिक होता है, बात ही खत्म हो गई। बाकी आगे जो लिखा हो लिखने दो, तो ट्रिक तो लगाया करो। ये तो हो ही नहीं सकता था, पहले आगे जैसा पैटर्न चल जाए। क्लियर है यहाँ तक बात? और ये अल्कोहल भी ज़्यादा एसिडिक होता है किससे? इथाइन से, टर्मिनल अल्काइन से। वो सबसे लीस्ट एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अल्काइंस पढ़ा है ना, टर्मिनल अल्काइन, एसिडिक कैरेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs होता है ये, ठीक है, ओके। लास्ट असेसमेंट कराऊंगा, असेसमेंट 4, उसका फर्स्ट MCQ देखो। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फिनाइल एसीटेट एस्टर यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिनॉल इज मेड टू रिएक्ट विद डैश। कह रहे हैं कि फिनाइल एसीटेट अगर आपको बनाना है, ज़रा सुकून से करना पड़ेगा, रिएक्शन का कुछ सवाल कर रहे हैं। कह रहे हैं मुझे इन ऑर्डर टू बनाना है हमें क्या? फिनाइल एसीटेट जो एस्टर है, फिनाइल एसीटेट, एसीटेट हो गया CH3COO, और फिनाइल से मुराद क्या हो गया? ये हो गया फिनाइल एसीटेट, एस्टर हो गया ये, यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करके एस्टर कैसे बनाते हैं? मुझे तो नहीं याद आ रहा फिलहाल। एस्टर तो एस्टरिफिकेशन से बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड फिनॉल इज मेड टू रिएक्ट विथ, तो फिनॉल के रिएक्शन किससे कराना पड़ेगा? मतलब ये हटा दो,
फालतू में कंफ्यूज कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। बस हमें बनाना है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फिनॉल एसीटेट, फिनॉल इज मेड टू रिएक्ट विद डैश। अब शायद सही लग रहा है। फिनॉल का रिएक्शन किससे कराना पड़ेगा? अब इसमें से किसका रिएक्शन हम C6H5OH के साथ कराएंगे कि हमें ये वाला प्रोडक्ट मिले? क्या बता सकते हैं आप? वैसे एस्टरिफिकेशन करनी है ना बेटा, ऐसे ही नहीं करो रिएक्शन भाई, नहीं करो, जान छोड़ो रिएक्शन की, डायरेक्ट ट्रिक लगाओ। एस्टरिफिकेशन करनी है ना, एस्टर बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किससे होता है? अल्कोहल से होता है। फिनॉल अल्कोहल हुआ, इसके अलावा क्या दूसरी चीज़ क्या चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या इसमें से कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है? देखो ज़रा कौन सा है। बस रिएक्शन कौन फालतू में करे, हो गया, यही टिक कर दो। अब बनाओगे घर जाके सुकून से तो आ भी जाएगा, ठीक है, क्लियर है, फिनाइल एसिडेट बन जाएगा। तो मसला एस्टर बनाने के लिए हमेशा एस्टरिफिकेशन ही होती है। 2 फिनॉल ऑन डिस्टिलिंग विद जिंक डस्ट प्रोड्यूसेस, ये ओल्ड बुक का सवाल है, ये मैं बताऊंगा, ये आप नहीं बता सकते। बता सकते हो क्या? नहीं बताना, नहीं बताना, छोड़ दो। आप न्यू बुक का नहीं बता पा रहे हो तो ओल्ड बुक का कहाँ से बताएंगे? तो सुनो चुपचाप से। अच्छा, पुरानी बुक में ना प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन का एक टॉपिक था जो हटा दिया गया कि बेंजीन को बनाया कैसे जाता है। अब हम नहीं पढ़ते, अब हम सिर्फ रिएक्शंस पढ़ते हैं बेंजीन के। उसमें से एक तरीका था बेंजीन को बनाने का फिनॉल के ज़रिए, ठीक है। देखो ये रहा फिनॉल। फिनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट से होता था, मतलब पाउडर्ड जिंक से होता था। और जिंक असल में बेटा क्या है, अगर आप याद करो तो क्या जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है? मेटल जितने भी होते हैं, मेटल सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट ही होते हैं, हम जानते हैं मेटल्स। और नॉन मेटल सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये भी जानते हैं आप। चूँकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? जो ऑक्सीजन को रिमूव कर सके किसी मॉलिक्यूल से। तो जिंक क्या करता है? जिंक की एक प्रॉपर्टी है कि ऑक्सीजन खींच के निकाल लेता है। ये याद है, उसमें ग्लाइकोजल वगैरह में भी होता है, ओजोनाइड के अंदर से जो ना जिंक खींच लेता है ऑक्सीजन को, तो वो बन जाता है ना कुछ कंपाउंड बन जाता है, ठीक है, पढ़ा है कभी। तो जिंक की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन खींचने की, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। जब यहाँ से ऑक्सीजन खींच लिया है तो क्या बचा? क्या यही नहीं बचा? सही लिखा है मैंने, बना बेंजीन। तो यहाँ पर सवाल क्या किया है? सवाल क्या है कि फिनॉल का रिएक्शन जब जिंक डस्ट से कराते हैं तो क्या बनता है भाई? बेंजीन बनता है। समझ में आ रही? रिएक्शन सबको ओल्ड बुक का रिएक्शन है, न्यू बुक में नहीं है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड? बहुत इंपॉर्टेंट एनएडी के लिए। क्या बनेगा? बेकलाइट बनेगा, कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो सही है, तो मसला क्लियर है, आसान है। अब इंग्लिश आएगा तो पूछेंगे, फिर सब चुप, शादी भी हो गई तुम लोगों ने, सन्नाटा हुआ क्लास में। ओके, 5वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्कोहल? इसमें से कौन सी अल्कोहल की कैरेक्टरिस्टिक है, अल्कोहल की प्रॉपर्टी है? क्या बोलो, जोर से बोलो। ऑल ऑफ दिस, बिल्कुल सही है, सब अल्कोहल में होता है, ये सारी प्रॉपर्टी अल्कोहल की है। छठा, द मेजर प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ टोलुइन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। टोलुइन क्या होता है भाई? बेंजीन के साथ क्या? CH3। उसके रिएक्शन किससे करा रहे हैं बेटा? Cl2 से करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। क्या ये लेविस एसिड है? AlCl3 भी लेविस एसिड होता है, फेरिक क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं। कौन सा डायरेक्टर है ये? ऑर्थो पैरा के मेटा? मेटा डायरेक्टर है, ऑर्थो पैरा है, लेकिन लोन पेयर तो है नहीं, लोन पेयर तो है नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। बिल्कुल हारिस ने सही कहा, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा होता है ये, ठीक है। तो इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, नहीं समझ में रट्टा मार लो, ऑर्थो पैरा होता है रेडिकल, ठीक है। ओके, CH3 हमारे पास क्या है कि अब देखो दो तरह के बच्चे, क्लासरूम में भी दो तरह के बच्चे बैठे होते हैं, जो ये लेक्चर देखेंगे वीडियो मेरा, वो भी दो तरह के बच्चे उसमें बैठे होते हैं। एक वो जिसको बस आंसर से सरोकार है, एक वो जिसको कॉन्सेप्ट से सरोकार है। मैं दोनों के लिए पढ़ा रहा होता हूँ क्लासरूम में, जिसको आंसर चाहिए उसको आंसर भी बताता हूँ, जिसको कॉन्सेप्ट है उसको कॉन्सेप्ट भी देता हूँ। आपको जो चाहिए वो ले लो, अगर आपको केमिस्ट्री बहुत मुश्किल लगती है आप बस आंसर ले लो, लेकिन ये एक देर पा सॉल्यूशन नहीं है। अगर वही MCQs नहीं आता तो आप फंसोगे बुरी तरह से, पूरा साल भी ज़ाया हो सकता है।
बेहतर यही होता है कि आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को करें, ऐसे ही है ना भाई, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है ये। अब कौन सा Cl निकलेगा, क्लोरिनेशन है, ऑर्थो और पैरा पे लगेगा, दो कंपाउंड बनेंगे ना भाई, एक ऑर्थो पर लगेगा एक पैरा पर लगेगा। तो ये रहा CH3, ये रहा CH3, ऑर्थो पर Cl, पैरा पर Cl, O क्लोरो टॉलुइन, और ये क्या है P क्लोरो टॉलुइन। सही है भाई, क्या आंसर होगा? ए ऑप्शन होगा, ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो टॉलुइन। समझ में आया कैसे हुआ? तो सिंपल एक ये भी बेंजीन का रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और उसमें जो एक्टिव वो है ना ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन, दिस यू हैव टू नो, ऑर्थो पैरा मेटा, ठीक है, वो पता होना चाहिए आपको। पता है ना, ये पढ़ा चुका हूं मैं, बेंजीन तो सबको पढ़ा दिया मैंने। फिनॉल ऑन रिडक्शन विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, बहुत आसान है, बता सकते हो। फिनॉल के रिडक्शन करने से क्या बनता है? क्या? बेंजीन बनता है, माशाल्लाह। तुम इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं मुबशिर, इसमें नहीं दो। ये फिनॉल लिया, इसका हाइड्रोजन से रिएक्शन किया निकल कैटलिस्ट की सूरत में, क्या होगा बोलो? एडिशन होगी, हाइड्रोजनेशन हो रही है ना भाई। तो हाइड्रोजनेशन में क्या होता है? एडिशन होती है। एडिशन में क्या होता है? सारा पाई बॉन्ड टूट जाता है, क्या बना? क्या साइक्लोहेक्सेन बना है ये? फिर डी बना ना, ये साइक्लोहेक्सानॉल है ये, अभी तो पढ़ा क्लास के स्टार्ट में। प्राइम सेकेंडरी अल्कोहल होता है ये। मैं पूरा क्या आप कार्बन उत्पन्न तो नहीं करूँ मैं इसका, कि कैसे हाइड्रोजन जुड़ रहा है कैसे नहीं ना। 8वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव व्हेन OH बॉन्ड ब्रेक्स। एक मिनट, कल भी मैंने जो MD कैट की क्लास में बताया था, दोबारा बता देता हूँ। देखो अल्कोहल जब रिएक्शन करता है ना बेटा, तो दो तरह से करता है, याद है किसी को? अल्कोहल जब रिएक्शन करता है तो कभी उसका ये वाला बॉन्ड टूटता है और कभी उसका ये वाला बॉन्ड टूटता है। दोनों तरह के रिएक्शन कर सकता है अल्कोहल। कभी वो ये वाला बॉन्ड टूटता है तो H+ इधर और ये माइनस इधर, कभी ये माइनस और ये प्लस, ऐसे ही होता है। दो तरह से बॉन्ड टूटता है अल्कोहल का, दो तरह से बॉन्ड क्लेवेज होती है अल्कोहल के मॉलिक्यूल के अंदर। अब यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होती है पता है किसी को? अगर ऐसे बॉन्ड टूटता है तो मोस्ट एक्टिव कौन सा होता है? 1 डिग्री। 1 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री से। अगर ऐसे टूटे तो 3 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होता है 1 डिग्री से। याद रखिएगा, अल्कोहल की रिएक्टिविटी में ये चीज़ देखनी पड़ती है। अगर आपने नहीं लिखा तो अभी आप एप्टीट्यूड में पूछते हैं इसको। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड जब टूटेगा, मतलब जब ये वाली कंडीशन आएगी, तो कौन सा अल्कोहल सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ रिएक्शन करेगा? तो कौन सा? 1 डिग्री, मतलब प्राइमरी अल्कोहल। और अगर MCQs में घुमा के अगर आपको दे दे कि RO बॉन्ड या CO बॉन्ड जब टूटेगा तो मोस्ट एक्टिव कौन सा होगा, तो क्या लिखेंगे? टर्शरी। इसमें बहुत फंसाते हैं इस MCQs में, एप्टीट्यूड टेस्ट में, क्योंकि अल्कोहल में रिएक्टिविटी बॉन्ड के टूटने के लिहाज से होती है कि वो CO बॉन्ड टूट रहा है कि OH बॉन्ड टूट रहा है। पढ़ा है ना ये चीज़, ठीक है। मिथानॉल, हाँ 1 मिनट, ये बिल्कुल सही कह रहे हो, सही कह रहा है। तो मतलब बशीर, इसका आंसर तो डी होना चाहिए, क्योंकि मिथानॉल में सेरिक एंट्रेंस और कम है। तो मतलब चलो ऐसे लगा लेता हूँ, अब सही है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप तो उससे भी पहले है ना। खैर मुझे लगा कि नॉन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज लगा हुआ इसमें, तो बेहतर होना चाहिए कि डी होना चाहिए। अगर डी नहीं होता तो फिर प्राइमरी लगा देता हूँ, क्योंकि मिथानॉल तो और ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इस सेरिक एंट्रेंस में और भी नहीं है। सही है, क्योंकि हर तरफ हाइड्रोजन है। सही कहा आपने बिल्कुल, तो ये MCQ सही कर लें, डी होगा इसका। 9th है नोमेनक्लेचर, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड आपके सामने बोर्ड पर एक बना हुआ है, इसका IUPAC नेम बताना है आपको, बना देंगे। देखते हैं कौन बता पाते हैं सबसे पहले।
क्या ऑप्शन होगा, बता सकता है कोई? हाँ, बी कह रहे हो, और कोई? सारे बी कह रहे हो? बी ही है क्या? देखते हैं नंबरिंग यहां से 1 2 3 4, 2 ब्यूटीन या ब्यूटूइन 1 ऑल, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन सही। इसको ब्यूटूइन 1 ऑल भी लिख सकते थे, चलेगा, ठीक है। नोमेनक्लेचर आती है ना करनी। बस लास्ट एमसीक्यूज है, उसके साथ ही कंप्लीट है लेक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव अल्कोहल व्हेन CO बॉन्ड ब्रेक्स? उल्टा हो गया, टर्शरी, डी ऑप्शन सही है। समझ में आ गया सबको?